नमस्कार, मैं हूँ माला दीक्षित। आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, लेकिन मैं उनसे आपका परिचय बाद में कराऊंगी। पहले मैं आपको दिखाऊंगी ये किताब, जिस पर मैं आज चर्चा करूंगी। ये किताब 1983 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी.एल. हंसारिया ने लिखी थी। द सिक्स्थ शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की छठी अनुसूची पर आज तक लिखी गई ये सबसे ऑथेंटिक पुस्तक है। आज जस्टिस बी.एल. हंसारिया साहब तो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन इस पर मेरे साथ इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए उनके पुत्र और देश के जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया जी हमारे साथ हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। तो विजय जी के साथ हम इस पर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो ये भी आपको बता दें, क्योंकि पुस्तक है सिक्स्थ शेड्यूल पर, यानी छठी अनुसूची पर, और लद्दाख के सिलसिले में आजकल छठी अनुसूची चर्चा में है। और इस पुस्तक में अभी इसका छठा संस्करण आया है, जिसमें एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, और वो चैप्टर है लद्दाख, यानी लद्दाख के संदर्भ में छठी अनुसूची। तो ये जो चैप्टर लद्दाख है, इसको लिखा है विजय हंसारिया साहब ने। इसीलिए आज हम उनसे इस पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि संविधान की छठी अनुसूची क्या है और लद्दाख के संदर्भ में उसका महत्व क्या है। तो सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद। आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये पुस्तक के बारे में, कि ये पुस्तक कब लिखी गई, और जस्टिस बी.एल. हंसारिया साहब ने जब ये पुस्तक लिखी तो क्या वो उस समय भी जस्टिस थे, और आपके इसके साथ क्या अनुभव है, आप उस समय क्या करते थे? देखिए, पुस्तक का पहला संस्करण आया 1983 में, जब जस्टिस अंसारिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज थे। सिक्स शेड्यूल उस समय मेघालय था, उस समय अरुणाचल था, मिजोरम था। उस समय कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं थी जहाँ सिक्स शेड्यूल के बारे में कोई भी चर्चा हो, उसके ऑथेंटिक कागज मिले। डिजिटल ज़माना नहीं था, प्रैक्टिकल ज़माना था, कोई लाइब्रेरी में कहीं कुछ किताबें नहीं थी। तो उन्होंने एक केस किया, फर्स्ट प्रीफेस पे लिखा, उन्होंने एक केस किया, तो उनको कागज़ लेने में ही एज ए जज होते हुए बहुत मुश्किल निकली। एडवोकेट जनरल को बोले हमें ये कागज़ चाहिए, तो नहीं मिल रहे थे। तो उन्होंने तब से शुरू किया। 1979 में वो जज बने थे। 81-82 में कोई केस सिक्स शेड्यूल के लिए कर रहे थे, वो सुन रहे थे, तो उस समय उनकी जिज्ञासा रही कि एक ऐसी किताब होनी चाहिए जहाँ सिक्स शेड्यूल के सारे मटेरियल एक साथ मिल सके। तो उन्होंने शुरू किया 82 में लिखना, और 83 में पहला इसका पब्लिकेशन आया 1983 में। उसके बाद से फिर उस समय भी मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील था 1983 में, अरे वाह! 82 में। तो उस समय कुछ पिताजी के साथ मेरा डिस्कशन होता था सिक्स शेड्यूल के बारे में, तो उस समय से मैं इस किताब के बारे में जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप एक चीज़ और बता दीजिए, जस्टिस बी.एल. हंसारिया साहब की अगर बात हो रही है, तो उनका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए और कानून के लिए बहुत रहा है। उन्होंने एक ही किताब नहीं लिखी है, कई किताबें लिखी हैं और बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। तो कुछ और लैंडमार्क काम जो उन्होंने किए हैं, वो भी मेरे दर्शकों को आप बता दें तो अच्छा है। देखिए, वो 1979 में सुप्रीम को हाई गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बने। उसके पहले वो डिस्ट्रिक्ट जज थे गुवाहाटी में। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ, अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई चर्चा में आया था। वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज बने थे, डिस्ट्रिक्ट जज कॉल धुबड़ी बोल के। धुबड़ी में उनके प्रीडिसेसर जो डिस्ट्रिक्ट जज थे, उन्होंने अपनी वाइफ और 3 बेटियों का मर्डर किया। ओह! उनका ट्रायल इन्होंने किया एज ए ओह! डिस्ट्रिक्ट जज। उन्होंने उनकी फांसी की सजा दी, पाया कि उन्होंने 3 बेटियां और एक वाइफ को मारा है, फिजिकली मारा है। वहीं उनके ऑफिशियल कैंपस में उनकी लाश दबा दी थी, उनको मिला। फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक अप्रूव हुआ और वो उनको फांसी हुई। तो ये एक ओह! अलग से एक कहानी है बिल्कुल। उसके बारे में। उसके बाद वो असम असम गवर्नमेंट के लीगल रिमेम्बरेंस से बने, फिर 79 में सुप्रीम हाई कोर्ट के जज बने, फिर उड़ीसा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बने, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बने और फिर रिटायर हुए। फिर उनका बहुत जल्दी स्वर्गवास हो गया। बट इन द मीन टाइम अपनी किताबों के बारे में, उनको किताबों लिखने का शुरू से ही बहुत शौक था। सिक्स शेड्यूल की तो लिखी ही थी उन्होंने। एक आर्टिकल रिट जुरिस्डिक्शन होता है जो हाई कोर्ट में जाते हैं, उसके हुँ। बारे में उन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसका भी मैंने फिर 2 बार रिवाइज़ किया है, अच्छा। लास्ट संस्करण लेकिन 2002 में हुआ, उसके बाद नहीं कर पाया मैं। तो उनको किताबें लिखने का शुरू से ही बहुत इंटरेस्ट था, अपार्ट फ्रॉम जुडिशियल वर्क जो करते थे। अच्छा सर, ये फिर आप बताइए कि आपने इस बुक का, अब ये छठा संस्करण आया है, और ये प्रकाशक हैं मोहन लॉ हाउस का, रिनाउंड पब्लिशर हैं। तो इसमें एक नया चैप्टर जुड़ा है लद्दाख।
और जो आपने लिखा है तो लद्दाख का 6 शेड्यूल के संदर्भ में ही आपने लिखा है। तो थोड़ा-सा मेरे दर्शकों को आप ये बताइए कि लद्दाख के संदर्भ में 6 शेड्यूल को आप कैसे देखते हैं और क्या है इसमें? जी, माला जी, पहले मैं बताना चाहूँगा कि 6 शेड्यूल क्या है? जी। क्योंकि बहुत कम लोगों को 6 शेड्यूल के बारे में पता है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट जब असम का पार्ट हुआ, 1947 में इट वाज़ पार्ट ऑफ असम। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गोपीनाथ बोरदले असम के प्रीमियर थे। उन्होंने सोचा कि वहाँ पर 6 शेड्यूल आना चाहिए, ट्राइबल एरिया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है उसके बारे में। असम उस समय 2 हिस्सों में आप कर सकते हैं कि डिवीज़न था, प्लेन्स डिवीज़न और हिल्स डिवीज़न। प्लेन्स डिवीज़न में करीबन 20% एरिया थी, लेकिन 85% पॉपुलेशन था। हिल्स डिवीज़न में करीबन 20% आपकी 20% से कम 15% पॉपुलेशन थी, 80% एरिया थी। तो उनको लगा कि वो 15% लोग जो 80% टेरिटरी में रहते हैं, उनका कोई वॉइस नहीं होगा, बिकॉज़ अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में इलेक्शन होता है, तो कितने लोग इलेक्ट होके आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, तो वो आदमी की जनसंख्या के ऊपर बनती है। तो उन्होंने कहा, सोचा, गोपीनाथ बोरदले की कमिटी की वजह से ही 6 शेड्यूल बना। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि एक ट्राइबल एरियाज़ के लिए, हिल एरियाज़ के लिए बेसिकली एक अलग से ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कानून भी बना सके। 6 शेड्यूल ऐसा है कि जो कानून बनाती है, स्टेट के कानून भी वहाँ लागू नहीं होते हैं बहुत सारे एरियाज़ में। 6 शेड्यूल के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं और वो ऑटोनोमस बॉडीज़ होती है, उनके भी कानून बना लेते हैं। तो उस सब्जेक्ट पे, विषय पर बहुत सारी ऐसे विषय है कि जिसमें स्टेट के कानून लागू नहीं होते हैं, तो इन्होंने इसीलिए डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया। अब आपने कहा कि लद्दाख के कंटेक्स्ट में क्यों है? अब लद्दाख में क्या पॉपुलेशन है? देखिए, लद्दाख का थोड़ा-सा इतिहास बताना चाहूँगा जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। जी। लद्दाख आज की डेट में या 2019 के पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा था। वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बना 1834 में, जब जोरावर सिंह एक कमांडर थे, एक डोगरा कम्युनिटी के, जम्मू एंड कश्मीर के रूलर्स थे। उन्होंने इन्वेड किया। उसके पहले वहाँ की एक डायनेस्टी थी, नामग्याल डायनेस्टी, वो 10th सेंचुरी ऑनवर्ड चल रही थी। तब से वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा बना। लेकिन लद्दाख का भी एक बहुत पिकुलियर पॉपुलेशन पैटर्न है, एरिया पॉपुलेशन है, जैसे ट्राइबल एरियाज़ का था 1950 में असम के। वहाँ भी 20% पॉपुलेशन, 80% एरिया। यहाँ भी जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख वाज ऑलमोस्ट 80% एरिया एंड लेस देन 20% पॉपुलेशन। अभी 3 लाख पॉपुलेशन है, उस समय भी बहुत कम पॉपुलेशन थी इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ। तो उनकी आवाज़ कैसे सुनी जाए? उनको रिप्रेजेंटेशन भी 1957 में पहली बार मिला, जब जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उनके 4 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया। तो 2 मेंबर पहले थे, कारगिल एरिया और एक लेह एरिया। तो कारगिल एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड है, लेह एरिया हिंदू बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है। एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें वाकया ऐसा है कि दोनों जगह शेड्यूल्ड ट्राइब है, 80% पॉपुलेशन। मुस्लिम में भी शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता। मेरी किसी एक एमपी से भी बात हो रही थी कि वो कहते मुस्लिम में, मुस्लिम एमपी कि शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं। मैंने कारगिल में 80% मुस्लिम शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो दोनों शेड्यूल्ड ट्राइब मिलके, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स मिलके इकट्ठे होके वो एक ऑटोनॉमी की डिमांड करें कि हमारी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। इसीलिए वो एक 6 शेड्यूल हमारे एरिया में आएगा तो हमारी आवाज़ अलग से सुनी जाए, इसीलिए वो एजिटेशन आज की डेट में वो डिमांड कर रहे हैं। सर, अभी गवर्नमेंट ने जो रिजर्वेशन लागू किया है लद्दाख में, वो 80% रिजर्वेशन एसटी का है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उससे थोड़ा बहुत इस चीज़ को कवर हुआ है? क्योंकि वो जो माँग कर रहे हैं, अगर एसटी को रिजर्वेशन 80% दे दिया गया है, तो इसका मतलब उनके हित संरक्षित हुए हैं कहीं न कहीं? देखिए, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात हो गई। पॉलिसी मेकिंग कौन करता है मैडम? पॉलिसी मेकिंग लॉ मेकर्स करते हैं। जब उनके पास असेंबली नहीं है, जब इनके पास पार्लियामेंट में सिर्फ एक एमपी है, हिंदुस्तान में 542 एमपी इलेक्ट होकर आते हैं, उसमें से एक एमपी लद्दाख के हैं, जो लेह और कारगिल मिला के हैं। ठीक है। राज्यसभा एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, तो उनकी आवाज़ तो आपको कहाँ से सुनाई देगी? वो तो गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया है सिर्फ।
अच्छा, लेकिन आज़ादी के बाद से आप लद्दाख को कहाँ देखते हैं? क्योंकि ये जो माँग हो रही है, अभी हो रही है माँग 2019 के बाद से, जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना है लद्दाख, तब से माँग हो रही है कि मान लो अभी उठ गई कि स्टेटहुड दिया जाए या छठी अनुसूची में डाला जाए। लेकिन उसके पहले वो राज्य का हिस्सा था, और अगर हम लोग देखें तो राज्य का हिस्सा होने के बावजूद जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, बिल्कुल। वो थोड़ा हाशिए पर ही रहा। जी। तो उस समय ये माँगे क्यों नहीं उठी? पिछले 60 साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? देखिए 2019 में क्या हुआ, 2 स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बना। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच लेजिस्लेटिव असेंबली बना, उनकी आवाज असेंबली में हो सकती थी, और 2024 में इलेक्शन है और वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। उसके पहले जब जॉइंट स्टेट था, वहाँ से एमएलएज थे, वहाँ से 4 या 6 4 एमएलए 4 थे एमएलएज शायद। थे वहाँ से। तो आज की डेट में तो उनकी स्टेट लेवल पे कुछ सुनने को है ही नहीं। पूरे हिंदुस्तान के लेवल में इलेक्ट्रॉनिक यदि इलेक्टेड है, एक एमपी सिर्फ रिप्रेजेंट करता है पूरे लद्दाख को, हिंदुस्तान की किसी भी जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से, पार्लियामेंट समझ लीजिए या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली समझ, तो उन्होंने तो उनके, मेरे हिसाब से तो उनका भी लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए थी। लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मान रहे हैं, 6 शेड्यूल मान रहे हैं, उसमें ऑटोनॉमी होगी। गवर्नेंस में जब तक डिसीजन मेकिंग में आपका हक, आपकी आवाज नहीं आती, तब तक डिसीजन तो उनके, और वो टोपोग्राफिकली लद्दाख एक बहुत अलग तरह से, अलग तरह का है, अलग तरह का पर्यावरण है, अलग तरह का समाज है, अलग तरह की परंपराएं हैं, तो उसको करने के लिए वहाँ के लोगों को डिमांड है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि वहाँ के लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनकी डिमांड है। लेकिन अगर हम देश का सामरिक महत्व देखें जो भारत सरकार का है, सामरिक दृष्टि से वो रीज़न बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो रीज़न है आपको पता है, बॉर्डर स्टेट है वहाँ पर, और गवर्नमेंट ने शायद इसको, जो लगता है हमें, कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जब बाँटा है, एक जम्मू एंड कश्मीर कर दिया, एक लद्दाख कर दिया है, तो भी ये देखा गया है कि अगर एक केंद्र शासित प्रदेश हम बनाएँगे, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है, उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट देख सकती है। दूसरे जो सामरिक चिंताएँ हैं, उनके बारे में आप फिर क्या कहेंगे? देखिए, जो यूनियन लिस्ट है, जो नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड है, वो तो हमेशा भारत सरकार के हाथ में ही रहेगी। जो आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर के पास जो पावर्स हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं। उसमें भी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर्स नहीं है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के, जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, जहाँ तक टेलीकम्युनिकेशन की बात है, जहाँ तक रेलवेज की बात है, जहाँ तक विदेश नीति की बात है, वो सारे भारत सरकार के पास ही रहेगी। वो कभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, सारी वहाँ स्टेट गवर्नमेंट से फंक्शन कर रही है। लेकिन जहाँ तक बॉर्डर की बात है, हिंदुस्तान की सिक्योरिटी की बात है, वो भारत सरकार के पास ही रहती है। तो वहाँ 6 शेड्यूल बन जाने से या एक असेंबली बन जाने से कोई भारत सरकार या हिंदुस्तान के ऊपर कोई ऐसी बात आएगी, मैं नहीं समझता ऐसी कोई। अच्छा, लेकिन एक चीज़ सर, इसी से एक सवाल और निकल कर के आता है कि अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाया है सरकार ने, भारत सरकार ने उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है, तो ये कैसे माना जा सकता है कि उस पर ध्यान उतना नहीं दिया जाएगा? हमारे सामने चंडीगढ़ एक उदाहरण है, जो कि शायद कहा जाए केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सबसे समृद्ध और सबसे नियोजित जगह बिल्कुल, चंडीगढ़ बिल्कुल। मानी जाती है। तो उस लिहाज से भी तो सरकार का हो सकता विज़न ये हो कि हम इसको भी एक मॉडल स्टेट अपना केंद्र आई एम शासित वेरी रखेंगे थैंकफुल तो। कि आपने पूछा, मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। चंडीगढ़ कितना है? चंडीगढ़ इतना सा है। हुँ। 2 स्टेट की राजधानी है वहाँ पर। हाँ, हरियाणा और पंजाब की पंचकुला। हरियाणा की राजधानी वहाँ है, हाई कोर्ट वहाँ है। हुँ। लद्दाख में क्या है? कुछ भी नहीं है। हाई कोर्ट की वहाँ एक खंडपीठ भी नहीं है। मैं तो कई हाई कोर्ट जजेस से मिलता हूँ, तो आप कहते हैं वहाँ के लोग 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर 2 दिन चल के आते हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो चंडीगढ़ छोटा-सा एक टाउनशिप है, उसको आप कर रहे हैं, और लद्दाख है कितना बड़ा, जम्मू एंड कश्मीर से एरिया में 3 या 4 गुना बड़ा है, उतना बड़ा है। वहाँ कोई गवर्नमेंट की सीट्स नहीं है, हाई कोर्ट की सीट नहीं है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो सारा कंट्रोल करता है। इसीलिए हम चंडीगढ़ से और लद्दाख से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगता है जो आपने लद्दाख का इतिहास पूरा इस पुस्तक में बताया है बिल्कुल। और इसका अध्ययन किया है, तो लद्दाख में कब से लोकतंत्र लागू हुआ है और कब हाँ, तक राजशाही थी? चलिए। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में पहली प्रजा महासभा बनी आई थिंक 1932 या कभी में। लेकिन हुँ। उस समय भी ये कहा गया कि ये रिजर्व्ड एरिया है, या कुछ एक अलग नाम दिया कि वहाँ नहीं थी।
वहाँ के महाराजा ही नॉमिनेट करते उस एरिया से, लेकिन महाराजा नॉमिनेट करते वहाँ थे। इलेक्शन उनके नहीं था। वोटिंग राइट नहीं थी, कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं थी। 1951 में पहली बार जब जम्मू एंड कश्मीर का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई, वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन हुए। डायरेक्ट इलेक्शन में 2 मेंबर उस समय लद्दाख रीजन से थे, एक कारगिल रीजन से और एक कोसाक भाकुला लेह रीजन से। वो पहली बार उन्होंने इलेक्ट किया एज ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब वहाँ जहाँ असेंबली बन गई 1957 में, पहली बार लद्दाखियों को एक डेमोक्रेटिक राइट मिला अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने के लिए। वहाँ पहली बार उस समय 4 मेंबर इलेक्ट हुए। पार्लियामेंट में भी 1952, 57, 62 में भी जम्मू एंड कश्मीर से कोई इलेक्शन नहीं हुए। 67 में पहली बार एक एमपी चुना गया। तो पार्लियामेंट में उनको पहली आवाज आई 1967 में। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की स्टेट में आवाज आई 1957 में। तो तब तक उनकी डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं दी गई। ये बहुत बड़ा, मैंने बहुत बड़े में लिखा कि इट्स ए हिस्टोरिकल रॉन्ग डिसीजन, हिस्टोरिकली रॉन्ग हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, हैज बीन met for the first time in 1957। स्टेट असेंबली में उनको उनकी आवाज आई और पार्लियामेंट में आवाज आई 1967 में। अच्छा, एक चीज़ और सर, ये तो आपने इतिहास में, मैंने भी पुस्तक में पढ़ा है, बहुत विस्तार से आपने इस चीज़ जी को जी डिस्कस किया है कि उनके पास अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार बहुत देर में मिला, और अब फिर वहाँ की जनता अगर ऐसा कह रही है, मांग रही है। लेकिन अगर 6 शेड्यूल में इसको डाला जाएगा, लद्दाख डाला जाए या कोई भी स्टेट डाला जाता है, तो उसको ऐसी कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी, और या 5th शेड्यूल में ऐसी नहीं, क्योंकि बहुत से इलाके जो ट्राइबल्स के हैं वो 5th शेड्यूल में बिल्कुल हमारे ख्याल से बिल्कुल। डाले जाते हैं। तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में क्या अंतर आ जाएगा? ये भी लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को बहुत 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल एक जैसा लगता है। हाँ, 5th मालूम नहीं। शेड्यूल एक नॉर्मली एडवाइजरी कमेटी बनती है वहाँ पर, जी। और कुछ नहीं होता। एक एडवाइजरी कमेटी बनती है, वो गवर्नमेंट को एडवाइस दे सकती है। एडवाइस माने नहीं माने कुछ नहीं, उनका अपना लॉ मेकिंग कोई भी पावर नहीं होता। जो 6th शेड्यूल में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनती है, जैसे मेघालय में 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, असम में 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, मिजोरम में 3 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है, त्रिपुरा में 1 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वो कानून बनाती है। किस सब्जेक्ट पे बनाती है? फॉर एग्जांपल लैंड के ऊपर, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, कस्टम्स के ऊपर, इनहेरिटेंस के ऊपर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, वो कानून बनाती है। वो कानून वहाँ लागू होते हैं। तो कानून बनाने का अधिकार 6 शेड्यूल के अंदर आता है, तभी मिलता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्ट होती है, पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से इलेक्ट होती है। जैसे हमारी पार्लियामेंट में इलेक्शन होता है, स्टेट असेंबली में इलेक्शंस होता है, वैसे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं, वो इलेक्ट होते हैं। जो मेजोरिटी पार्टी आती है वो उसको चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बोलते हैं, वो कानून बनाते हैं। वहाँ की एक सरकार चलती है उस हिसाब से। 5th शेड्यूल में कोई सरकार नहीं होती है। अच्छा, ये मतलब मैं भी समझ रही जी हूँ। ये एक तरीके से इसी तरह हो गया कि जैसे हम विधानसभा देते हैं, तो विधानसभा के पास अधिकार होता है बिल्कुल अपनी लोकल गवर्नमेंट चलाने का, कानून बनाने का। बिल्कुल। लेकिन वो भी कानून जो बनाती होगी, उसके साथ ये शर्त होगी कि केंद्रीय कानूनों से उसमें वो नहीं होना वो चाहिए नॉर्मली कोई उनको तो। सब्जेक्ट 6 शेड्यूल में पैराग्राफ 3 में सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि 8 या 10 सब्जेक्ट पे बना सकते हैं, लैंड, कस्टम, इनहेरिटेंस। बाकी असम में किया, बाद में उन्होंने 25 सब्जेक्ट और दे दिए, जैसे अच्छा। कोऑपरेटिव हो गया, जी। फिशरीज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, गार्डनिंग हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिस्पेंसरीज हो गई, लोकल हेल्थ हो गया, प्राइमरी हेल्थ हो गया। तो इस तरह के जो डे टू डे नीड्स की उनके रिक्वायरमेंट है, वो लोग अपने को, देखिए दिल्ली और लद्दाख बहुत दूर है। अब गाड़ी से भी आते हैं तो श्रीनगर पहुंचने में 2 दिन लगता है, 1 दिन नहीं आता है। श्रीनगर से दिल्ली आने में गाड़ी से आते हैं तो 3 दिन लगता है। तो वो आवाज़ यहाँ तक पहुंचने सब फ्लाइट में नहीं आ सकते हैं। तो दिल्ली तक आवाज़ पहुंचना एक एमपी के द्वारा, मैं नहीं समझता कि सबकी आवाज़ पहुंच सकती है। थोड़े लोग हैं तो डेमोक्रेसी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेजॉरिटी रूल्स, बट माइनॉरिटी को भी, या माइनॉरिटी में रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं करा, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप हो, लिंग्विस्टिक हो, एथनिकल हो, तो उनकी आवाज़ भी सेंटर तक जानी चाहिए। वो जाती है रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। जब तक उनके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट डिफरेंट लेवल पे नहीं होंगे, एक एमपी कितनी बात कर लेगा? उन जो बड़ी-बड़ी बातें देखा, छोटी बातें हैं, प्राइमरी हेल्थ है, किसी की तबीयत खराब हो गई, वहाँ हेल्थ नहीं है, अभी वहाँ पर सूखा पड़ रहा है, तो क्या करेंगे? बारिश नहीं आ रही है, और वहाँ की टोपोग्राफी बहुत अलग है। तो वहाँ के लोगों को देना चाहिए कि आप अपना शासन खुद करिए। छोटी जो जो नॉट प्राइमरी इंपॉर्टेंस की बात नहीं है। अच्छा, ये आपका ये मानना है कि जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक का, वो होना चाहिए। वो तभी अपनी बात तभी कह सकते हैं जो उनका प्रतिनिधि हो। सब ऐसा प्रति आप अस, अस, ऐसा आप मानते हम हैं? प्रतिनिधि इसीलिए फ्रॉम, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है, वो अपने प्रतिनिधि की ही बात करते हैं, अपने एरिया की बात करते हैं।
तो वहाँ के लोगों को के बारे में क्या प्रॉब्लम है, क्या पिकुलियर प्रॉब्लम्स, वहाँ के लोग को ही पता चल सकता है, वही बात आगे रख सकते हैं। तो इसीलिए वो प्रतिनिधि, हमारा डेमोक्रेसी अलग-अलग लेवल पे, पंचायत लेवल पे है, फिर हमारे स्टेट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, तो उसी तरह से अलग-अलग लेवल पे होता है। तो एक सिर्फ एमपी प्रतिनिधित्व करेगा तो डेफिनिटली लोगों को रहेगा कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे 2019 के पहले हम देख रहे थे, जब जम्मू कश्मीर एक राज्य था और वहाँ से भले ही 4 एम विधायक चुन कर जी। के आते थे, लेकिन उस तरह से अगर आपने काफ़ी अध्ययन किया है, उस तरह से प्रगति क्या आपको दिखी लेह लद्दाख की जैसी होनी चाहिए थी? क्योंकि पिछले 60 साल से तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, सब कुछ था। देखिए, लेकिन प्रगति हुई है लद्दाख की, ऐसा नहीं है। लोग, टूरिज्म इटसेल्फ प्रमोट हुआ है क्योंकि वहाँ के लोग, इतने लोग जाते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी, बहुत महँगी होटलें हैं। टूरिज्म क्योंकि वहाँ वेजिटेशन नहीं है, कुछ उग नहीं सकता, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ लगाने की भी पहले कुछ, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी आपको पावर चाहिए, तो पावर नहीं है, पानी नहीं है। स बर्फ़ है लेकिन पानी नहीं है। तो उस तरह से लोगों के लिए क्या हो सकता है, वो स्लोली दे 3 लाख लोग रहते हैं वहाँ पर। 3 लाख लोगों के लिए भी तो घर चलाने के लिए आपको कोई तो अपॉर्च्युनिटीज़ चाहिए, आप काम कर सकें। गवर्नमेंट जॉब्स में सिर्फ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब के 10,000 हो जाएँगे, बाकी लोग क्या करेंगे? लोकल ट्रेडिंग होनी चाहिए, उस तरह से प्रमोशन के लिए वो अपनी बातें फिर निकाल के लाएँगे कि हम कैसे प्रमोट हो सकते हैं अपने आप को, कैसे डेवलपमेंट हो सकता है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, डेवलपमेंट के लिए वहीं के लोकल लोग ही एक प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी से निकल के आएगा। अच्छा, तो ये सर आपने सिक्स्थ शेड्यूल पर बहुत अच्छा हमारे दर्शकों को समझाया है। और ये जो बुक आ रही है, ये मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ताकि लोगों का जो भ्रम है सिक्स्थ शेड्यूल को लेकर के, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल में अंतर को लेकर के, लोकल गवर्नमेंट सिक्स्थ शेड्यूल में कैसी होती है, और अगर विधानसभा होती है किसी राज्य में, राज्य का दर्जा मिलने के बाद, चाहे वो सीमित ही साधन हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी वगैरह में, तो उसमें क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझाई हैं हमारे दर्शकों को। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उनको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और मैं एक बात ज़रूर बता दूं कि जिसको भी मौका मिले वो इस पुस्तक को ज़रूर पढ़े। ये पुस्तक बिल्कुल हीरा मोती है और ये आपको नेट पर नहीं मिलेगी। ये आपको खरीदनी पड़ेगी और तभी पढ़ेंगे। तो जो हम लोगों की किताब पढ़ने की आदत है उसको बनाए रखना चाहिए। और जो कंट्रीब्यूशन है जस्टिस बी.एल. हंसारिया साहब का, वो हमको बहुत सारी चीज़ें दिखाएगा। क्योंकि संविधान में आपको 1 अनुच्छेद मिल जाएगा, 2 अनुच्छेद मिल जाएगा, लेकिन उसकी विस्तृत व्याख्या कैसे होती है, और एक जो न्यायिक व्यक्ति है, जो कानून से जुड़ा रहा है, उसने उसकी कैसे व्याख्या की है, अगर इसको आपको जानना है तो निश्चित तौर पर आप जो सिक्स्थ शेड्यूल पर ये किताब है ऑथेंटिक, उसको ज़रूर पढ़ें। और विजय हंसारिया साहब ने उसमें जो एक चैप्टर लिखा है लद्दाख पर सिक्स शेड्यूल के सिलसिले में, वो आप ज़रूर देखें। तो जितने भी भ्रम फैले हुए हैं आजकल लद्दाख और सिक्स शेड्यूल को लेकर के, तो मुझे लगता है कि उन सब का निराकरण होगा और लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो सर आपने बहुत कीमती समय दिया और ये समझाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम आपसे भी विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।